नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसके पार्ट 3 को लेके आया हूँ। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया है। इससे पहले मैं बता दूं, मैं शुरुआत से आपको लेके चलता हूं कि ये हमारा पार्ट 2 था जो इससे पहले आया था। इससे पहले हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। आज का जो हमारा पार्ट 3 है ये लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का। हालांकि चैप्टर में कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने इसे थोड़ा छोटा-छोटा कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के नोट्स के बारे में था। जो ये पार्ट 1 है, इसमें हमने आपके साथ संसाधन के बारे में डिस्कस किया था। संसाधन के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अनुसार संसाधनों को 4 भागों में बाँटा गया है। साथ ही साथ इन चारों जो प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इसके अलावा विकास स्तर के आधार पर, ये जो संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है, इन सभी पॉइंटों को हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में भी पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। अब हम पार्ट 2 की एक बार बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या-क्या पढ़ा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में हमने एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, रियो डी जेनेरो की तरह। इसके अलावा संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ा, भारत में संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ा, संसाधनों का किस प्रकार से संरक्षण किया जाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा, भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा, भारत के संसाधन नियोजन किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। भारत में भूमि संसाधन के बारे में भी पढ़ा था। भूमि का जो उपयोग है, जमीन का जो उपयोग है, इसके बारे में पढ़ा था। भूमि निम्नीकरण के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारे जमीन को नुकसान हो रहा है और भूमि संरक्षण के बारे में भी पढ़ा था कि भूमि को कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमने मृदा संसाधन के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था पॉइंट नंबर 2 में, अर्थात पार्ट नंबर 2 में। मृदा के निर्माण के बारे में आपको बताया था कि कैसे हजारों वर्षों के दौरान सैलों के अपघटन होने के बाद मृदा का निर्माण होता है। मृदा के प्रकार के बारे में बताया था कि मुख्य रूप से मृदा जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। अब हम आज इस चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट की बात करेंगे, सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 3 का, और ये सबसे अंतिम पार्ट भी होने वाला है। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जो मृदा के प्रकार में सबसे नंबर 1 पे आता है वो आता है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा के बारे में जान लेते हैं। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा, हमने जो पृथ्वी के बारे में बात किया था और पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है उसमें 45% जमीन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा में पोटास की बहुलता होती है। पोटास एक प्रकार का उर्वरक है जो खेतों में किसी भी प्रकार के फसल को उगाने में काफी मदद करता है। तो ये जलोढ़ मृदा जो होता है ना, इसके अंदर पोटास की बहुलता होती है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंतों द्वारा इस मिट्टी का विकसित होता है। मतलब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा के अंदर। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ जिसे हम बांगर या फिर नई जलोढ़ जिसे हम खादर के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही उपजाऊ होता है। इस पे आप जब भी खेती करोगे तो आपका फसल जो है वो बहुत ही अच्छे से उगता है। और जलोढ़ मृदा जो होता है इसके ऊपर गन्ना की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है और अन्य फसलों के लिए भी जलोढ़ मृदा जो है वो काफी उपयोगी माना जाता है। नंबर 2 पे है हमारा काली मृदा। अब हम काली मृदा के बारे में भी जान लेते हैं। रंग इसका काला होता है, जैसा कि मिट्टी का नाम ही है काली मृदा, तो इसका कलर भी जो है वो काला होता है। और दूसरा नाम जो है इसका वो है रेगर मृदा। काली मृदा को ही हम रेगर मृदा के नाम से जानते हैं। टिटेनिफेरस मेग्राइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। अगर हम काली मृदा के बारे में बात कर ले तो इसके अंदर, काली मृदा के अंदर टिटेनिफेरस, मेग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति होती है।
बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण याद रखिएगा हमेशा बेसाल्ट चट्टान जो होते हैं उनके टूटने फूटने घिसने के कारण ही काली मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी के अंदर काली मृदा के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, चूना भरपूर मात्रा में होता है, एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में होता है और मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये जितने भी खनिजों का नाम मैंने आपको बताया है, इन सब की बहुलता होती है, बहुत ही ज्यादा होता है काली मिट्टी के अंदर। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब कि कपास की अगर खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उपयोगी मिट्टी जो है वो काली मृदा के अंदर होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि काली मृदा जो है वो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाया जाता है। पहाड़ों के क्षेत्रों में ये काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने फूटने के कारण काली मृदा का निर्माण होता है। नंबर पे हमारा आता है लाल एवं पीली मृदा। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। मैंने मृदा के 6 प्रकार आपको बताए हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको पार्ट 2 में ही, यहाँ पे आप देख लीजिए, मृदा के प्रकार में मैंने आपको 6 मृदा के प्रकार बताया, जिसमें मैंने अभी आपको जलोढ़ मृदा के बारे में बताया। इसके बाद मैंने आपको काली मृदा के बारे में बताया। अब हम लाल और पीली मृदा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाल और पीली मृदा भी इंपॉर्टेंट है। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग इसका लाल तथा कहीं कहीं पीला भी होता है। देखिए लाल एवं पीली मृदा जो है, इसके अंदर आयरन की बहुलता होती है, आयरन के छोटे छोटे कण होते हैं। इसी कारण से इस मिट्टी का जो रंग है वो कहीं कहीं लाल देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको पीला देखने को मिलेगा। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। अगर हम लाल एवं पीली मृदा की बात कर लें तो इसका जो स्वाद होता है वो अम्लीय है, मतलब इसका नेचर जो है वो अम्ल जैसा होता है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। यदि लाल एवं पीली मिट्टी के अंदर चूना को मिलाया जाए तो इसके उपज करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह मिट्टी जो है लाल एवं पीली, वे उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मध्य गंगा के मैदानों में पाया जाता है। गारो, खासी, ये जो जनजातियां हैं इनके पहाड़ों पर भी ये सारी चीजें पाई जाती है। देखिए गारो और खासी जनजातियों के बारे में भी हमने पहले भी कई बार अलग अलग पॉइंटों में डिस्कस किया है कि गारो जनजाति क्या है, खासी जनजाति क्या है। हालांकि 10th क्लास के बच्चों को इन सारे पॉइंट्सों को बड़े ही सही तरीके से एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 11th और 12th में भी पढ़ना है। गारो और खासी जनजाति जो है इसके बारे में अलग डिटेल्स आपको क्लास 11th और 12th में जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये लाल और पीली मृदा के बारे में था। नंबर 4 पे आता है लेटराइट मृदा। अब हम लेटराइट मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है या फिर जहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आपको लेटराइट मृदा मिलेगा। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होता है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है, इसी के कारण यहाँ की जो मृदा होती है वो लेटराइट के रूप में बदल जाता है। और ऐसे मिट्टी के ऊपर चाय, काजू उपयुक्त रूप से उगाया जा सकता है। मतलब लेटराइट मृदा के ऊपर यदि सबसे बढ़िया कोई फसल उगाया जा सकता है तो वो है चाय और काजू। काजू और चाय की खेती आप लेटराइट मृदा पे कर सकते हैं। पाया कहाँ जाता है? तो ये कर्नाटक में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है और असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी यह उपयुक्त है, क्योंकि इन्हीं सभी जगहों पर आपने देखा होगा कि चाय और काजू की खेती होती है। तो ये जो लेटराइट मृदा है ये चाय और काजू के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है मरुस्थलीय मृदा। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं मरुस्थलीय मृदा क्या है। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। याद रखिएगा ये या तो आपको लाल रंग का मिलेगा या फिर आपको भूरा रंग का मिलेगा। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है वो लाल एवं भूरा होता है। रेतीली होती है, ये बालू जैसा आपको मिलेगा, रेत जैसा मिलेगा और लवणीय होता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। शुष्क जलवायु कहने का मतलब है गर्मी के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण ये पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और इसके अंदर मतलब कि मरुस्थलीय मृदा के अंदर आपको ह्यूमस और नमी की मात्रा कम मिलेगी, क्योंकि ये सूखा प्रदेश होता है। तो यहाँ पे आपको ह्यूमस नहीं मिलेगा, आपको नमी नहीं मिलेगी मिट्टी के अंदर।
उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। यदि सही प्रकार से यहाँ पे सिंचाई करके खेती करने की कोशिश की जाए तो ऐसे मिट्टी को भी सही तरीके से उपजाऊ बनाया जा सकता है और इन मिट्टी के ऊपर भी खेती की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा कहता है वन मृदा। अब हम वन मृदा के बारे में जान लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र कहने का मतलब है जहां पे पहाड़ वगैरह होता है, पठार होता है, वैसे क्षेत्रों पर आपको वन मृदा देखने को मिल जाएगा। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है। इसके निर्माण में भी वहां के वातावरण और जलवायु का काफी असर देखने को मिलता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होते हैं। नदी घाटी का जो क्षेत्र होता है जहां पे बहाव ज्यादा होता है, वहां पे आपको दोमट मिट्टी भी मिल जाएगा, सिल्टदार मिट्टी भी मिल जाएगा। देखिए अधिशिलक और ह्यूमस रहित होता है, इसमें भी आपको ज्यादा ह्यूमस वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमारा वन मृदा के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं डक्कन ट्रैप के बारे में। डक्कन ट्रैप एक बहुत ही विशेष प्रकार के आकार अर्थात संरचना को कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के साथ होता है। देखिए ये भी आपका वीवीआई पॉइंट रहेगा डक्कन ट्रैप के बारे में। डक्कन ट्रैप एक बहुत ही विशेष प्रकार के आकार अर्थात संरचना को कहा जाता है और इसका जो निर्माण है, इसकी जो बनने की प्रक्रिया है, ये भी बेसाल्ट की चट्टानों के साथ ही होता है। इसका विकास जो है वो क्रेटियस से इयोसीन युग में हुआ था। इन चट्टानों के कारण ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। मैंने आपको इससे पहले काली मिट्टी के बारे में बताया है। तो बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने, फूटने, रगड़ने, घिसने के कारण ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी आपको ज्यादातर महाराष्ट्र एवं गुजरात में देखने को मिलेंगे। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होते हैं। खासकर इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है और यह महाराष्ट्र वगैरह के आसपास आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी। तो इसी कारण से यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसीलिए ऐसे मिट्टी जहां जहां पे है वहां पे कपास की खेती बहुलता के साथ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खादर और बांगर के बीच के अंतर को। देखिए खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा होता है, मतलब नया। लेकिन अगर बांगर की बात कर ले तो ये पुराना जलोढ़ मृदा होता है। खादर अधिक बारीक और रेतीली होती है, मतलब बहुत मेही होता है। मेही कहने का मतलब है बहुत ही पतला होता है। लेकिन अगर बांगर की बात करें तो ये कंकर एवं कैल्शियम कार्बोनेट जैसा होता है। खादर जो है वो बार-बार नवीकरण संभव है, बन सकता है, लेकिन बांगर की बात कर लें तो ये बार-बार नवीकरण नहीं हो सकता, बार-बार इसका निर्माण नहीं हो सकता। खादर जो है वो नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाया जाता है। लेकिन अगर बांगर की बात करें तो नदी से दूर ये पाया जाता है, ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, मतलब ऊंचे इलाकों में बांगर पाया जाता है। लेकिन खादर जो है वो नदी के आसपास के बाढ़ निर्मित मैदानों में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मृदा अपरदन। देखिए मृदा के टकराव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। अब मृदा अपरदन होता किन किन कारणों से है उसके बारे में जान लेते हैं। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण एवं खनन प्रक्रिया, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी और जल, कृषि के गलत तरीके, पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र पर मृदा को उड़ा के ले जाना, ये सब वो कारण है जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। तो सबसे पहले कारण वनोन्मूलन के बारे में मैं आपको बता दूं। अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई करके वहां पे नए पेड़ों को नहीं लगाना वनोन्मूलन कहलाता है। तो इस कारण से भी मिट्टी मतलब खराब होता है, जमीन खराब होता है। ज्यादा पशुओं को एक ही जगह पर चराने के कारण, उनको वहां पेड़ पौधों को खिलाने के कारण भी मृदा अपरदन हो जाता है। निर्माण एवं खनन प्रक्रिया, खनिजों को निकालने के लिए मिट्टियों को अधिक खुदाई करना भी मृदा अपरदन का एक कारण है। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी और जल है, पानी के कारण, हिम नदी के कारण, ये सब तो नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा भी कई बार मृदा अपरदन देखा गया है। कृषि करने के गलत तरीके, अधिक मात्रा में खेतों की जुताई करना, उसको गहराई से जुताई करना, तो ये सब भी एक मुख्य कारण है मिट्टी के अपरदन होने का। साथ ही साथ तेज हवा के कारण कई बार आप देखते हो कि खेतों की मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरे जगह तक चली जाती है। तो इन कारणों से मृदा अपरदन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मृदा अपरदन के समाधान। तो अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। कई बार देखिए जो ढाल नुमा खेती होता है वहां पे अगर सही तरीके से मतलब भूमि पर ऐसी रेखा के समानांतर रेखा खींच के यदि हम उनको जोतते हैं तो ऐसे में मृदा अपरदन नहीं होगा। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बड़े बड़े खेतों में पट्टियों को बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर मिट्टी को बहने दहने और उड़ने से रोका जा सकता है। खेतों के चारों तरफ पेड़ों की कतार लगाकर एक मेखला बनाना वन रोपण है। देखिए अगर जहां भी आप खेती कर रहे हैं और खेत के चारों तरफ अगर आप पेड़ लगाते हो तो इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मिट्टी के बहाव कटाव और उड़ने की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है जिससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है। साथ ही साथ अति पशुचारण को नियंत्रित करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मतलब एक ही जगह पर अगर बहुत सारे फसलों को कुछ जानवरों के द्वारा लगातार चरा जा रहा है खाया जा रहा है तो इसके माध्यम से भी क्या होता है अति पशुचारण के माध्यम से भी मृदा अपरदन शुरू हो जाता है। तो यदि इन जानवरों को एक ही जगह पर बार बार चरने से रोका जाए तो मृदा अपरदन को सही किया जा सकता है। पॉइंट हमारा कहता है अवनलिकाएं। अवनलिकाएं कहने का मतलब है ऐसा स्थान ऐसा जगह जहां पर जल बह रहा हो लेकिन वनस्पतियों की कमी है। अर्थात पेड़ पौधों की कमी के कारण जब जल वहां के मिट्टी का कटाव करना शुरू कर दे तो हम इसे अवनलिका के नाम से जानते हैं। देखिए अवनलिका कहने का मतलब है कि पानी लगातार बह रहा है लेकिन पानी के बहने से वहां की मिट्टी कट रही है, मिट्टी वहां की बर्बाद हो रही है। लेकिन ऐसे स्थानों पर यदि पेड़ पौधों को लगाया जाए तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, उसे बहने नहीं देता। तो ऐसे ही समय को हम अवनलिका के नाम से जानते हैं। इस तरह के मिट्टी के कटाव बहुत ही गहरे होते हैं। जब पानी से मिट्टी कटता है तो वो बहुत ही गहरे तरीके से मिट्टी को काटता है और वातावरण के लिए काफी नुकसानदायक होता है। पॉइंट हमारा कहता है उत्खात भूमि। अब उत्खात भूमि से आप क्या समझते हैं? आप सभी को बता दूं कि बुंदेलखंड के पहाड़ में चंबल नदी द्वारा जितने भी महाखंडों का निर्माण किया जाता है उन सभी महाखंडों को हम उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा VVI है, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है उत्खात भूमि किसे कहते हैं। बुंदेलखंड के पहाड़ में चंबल नदी द्वारा जितने भी महाखंडों का निर्माण किया जाता है उन सभी महाखंडों को हम उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खंड भूमि। खंड भूमि क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंबल अपनी आकार वाली भूमि आकृति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है चंबल, और इसी कारण से हम चंबल खंड के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका निर्माण जो है वो गंडक नदी के दो धारा जिसका नाम है काली गंडक और त्रिशूल गंगा इसके मिलने से बनता है। याद रखिएगा कि जितनी भी आकृति यहाँ पे प्रसिद्ध है इसी कारण से इसे हम चंबल खंड के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण होता है गंडक नदी के दुधारा जिसका नाम है काली गंडक और त्रिशूल गंगा इसके मिलने से बनता है। अब हम बात करेंगे पवन अपवर्दन के बारे में। पवन अपरदन क्या है? पवन अपरदन का मतलब होता है कि हवा के माध्यम से मिट्टी को उड़ा के ले जाना। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पवन का मतलब क्या होता है? हवा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हवा के माध्यम से भी मिट्टी बालू आदि को एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ा के ले जाया जाता है। यदि इस प्रकार से मिट्टी और बालू की बर्बादी हो जिसका मुख्य कारण हवा होता है या पवन होता है तो इसे हम पवन अपरदन कहते हैं। प्रकार से आपने देखा क्लास 10th चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास पार्ट 3 सोशल साइंस जियोग्राफी था, ये यहाँ पे समाप्त हो गया। और इस प्रकार से 3 पार्ट में आपके सारे चैप्टर समाप्त कर दिए गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।